નમસ્કાર, હું છું પૂજા રાવલ. આપ જોઈ રહ્યા છો ધી કેસરી ટાઈમ્સ. આજે ગાંધીનગરના મહાત્મા મંદિર ખાતે કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રી અમિતભાઈ શાહની પ્રેરક ઉપસ્થિતિમાં 14મું અખિલ ભારતીય નાગરિક સંરક્ષણ અને ગૃહ રક્ષક સંમેલન યોજાયું. 20 વર્ષ બાદ યોજાનારા આ અખિલ ભારતીય નાગરિક સંરક્ષણ અને ગૃહ રક્ષક સંમેલનમાં કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રી અમિતભાઈ શાહે તેમના વક્તવ્યમાં જણાવ્યું કે દેશની રક્ષામાં ડિફેન્સનો ખૂબ જ મહત્વનો ફાળો રહેલો છે. કોરોના કાળ દરમિયાન પણ હોમગાર્ડ્સ અને સિવિલ ડિફેન્સના ઓફિસરોએ મહત્વપૂર્ણ કામગીરી કરી હતી, જેમાં કેટલાય હોમગાર્ડ્સે કોવિડ દરમિયાન જનતાની સેવામાં કોવિડગ્રસ્ત થઈ પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો હતો. હોમગાર્ડ્સ અને સિવિલ ડિફેન્સની દેશની સેવામાં આ કામગીરીને અમિતભાઈ શાહે બિરદાવી હતી અને વધુમાં એ પણ જણાવ્યું હતું કે આગામી થોડાક જ સમયમાં તેઓ ડિફેન્સના પ્રમુખો, ઓફિસરો, મંત્રીઓ અને તમામને મળીને બેઠક કરશે અને હોમગાર્ડ્સ તથા સિવિલ ડિફેન્સ કેવી રીતે દેશ માટે વધુ સારી રીતે કામગીરી કરી શકે તેની ચર્ચા કરશે. આ સંમેલનમાં કેન્દ્રીય મંત્રી અમિત શાહ ઉપરાંત મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવી, સિવિલ ડિફેન્સના ઓફિસર વિવેક શ્રીવાસ્તવ, અન્ય ડિફેન્સ ઓફિસરો, હોમગાર્ડ્સ અને તમામ ડિફેન્સ સ્ટાફ હાજર રહ્યા હતા. आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित श्रीमान भूपेंद्र पटेल, मुख्यमंत्री गुजरात राज्य, श्री हर्ष संघवी, गृह मंत्री गुजरात राज्य, श्रीमान गोविंद मोहन जी, गृह सचिव भारत सरकार, श्री विवेक श्रीवास्तव जी, महानिर्देशक अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षक दल, श्री मनोज कुमार दास, अधिक मुख्य सचिव गृह, श्री मनोज अग्रवाल, डायरेक्टर नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड गुजरात, और आज देश भर से आए हुए सभी प्रतिनिधियों का मेरे मत क्षेत्र गांधीनगर में मैं हृदय से आप सभी का स्वागत। आप सभी लोग गांधीनगर में आए हैं। मैं करीब करीब यही क्षेत्र से विगत 30 साल से विधायक, सांसद बनकर जनप्रतिनिधि हूँ और आप सब देश भर से आज यहाँ पर आए हैं। मैं हृदय से आप सभी का स्वागत करता हूँ गांधी की भूमि पर, सरदार की भूमि। आज 14वां अखिल भारतीय होमगार्ड और सिविल डिफेंस सम्मेलन यहाँ आहूत किया गया है और मैं सबसे पहले विवेक श्रीवास्तव को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि 20 साल के बाद ये सम्मेलन आहूत हुआ है। 20 साल तक किसी को फुर्सत नहीं मिली। तो विवेक भाई, आपको बहुत बहुत बधाई। इसमें मेरा भी 2 से 5 साल तो मैं भी मंत्री रह गया, मगर ये हो नहीं पाया। 2 मीटिंग जरूर हुई मेरे स्तर पर, परंतु जितना महत्व होमगार्ड और सिविल डिफेंस का है, इतनी तवज्जो शायद बहुत लंबे अरसे से गृह मंत्रालय में इसको मिली नहीं। अनेकविध कार्यक्रम, अनेकविध प्रायोरिटीज, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण काम शायद धीरे 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 सभी राज्य सरकारों के नजर में और अंततोगत्वा केंद्र सरकार के नजर में भी छूटता गया। और आज जब हम 14वें सम्मेलन में मिले हैं, तब यहाँ से एक नई ऊर्जा, नया प्रण और नया रास्ता लेकर यहाँ से जाना है। इसको गांव-गांव तक जीवंत करने का हमने प्रयास किया। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता ने एक संकल्प किया है कि 2047 तक भारत को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाना। जब हम पूर्ण विकसित राष्ट्र कहते हैं, तब
हमारी पूर्ण विकसित राष्ट्र की कल्पना पाश्चात्य कल्पनाओं से मेल नहीं खाती। हमारे पूर्ण विकसित राष्ट्र की कल्पना में हर क्षेत्र में विकास, हर क्षेत्र में भारत सर्वप्रथम तो है ही, परंतु इसके साथ हमारे संस्कार, हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति और हमारी भाषाओं को संभालते हुए पूर्ण विकसित राष्ट्र बनना है। और इस संकल्पना को अगर चरितार्थ करना है तो सेवा और सुरक्षा इसके बहुत अहम दो बिंदु हैं। सुरक्षा हर व्यक्ति की, हर व्यक्ति के संपत्ति की, हर व्यक्ति के भविष्य की और हर व्यक्ति के अधिकार की, और सेवा जो हमारा मूल संस्कार है इसको समाहित करना। तो सिविल डिफेंस और होमगार्ड ये दोनों गतिविधियां सुरक्षा और सेवा के साथ जुड़ी हैं। मैं आज यहां पर आया हूं तब मैं सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के लिए मेरा मतभेद सार्वजनिक करना चाहता हूं। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साल पहले एक जजमेंट दिया जिसमें सिविल डिफेंस और होमगार्ड को उनकी आय के साथ जोड़ने का प्रयास किया। इसमें समयोचित बढ़ोतरी जो करनी है वो जरूर करनी चाहिए, इसको बढ़ाना भी चाहिए, परंतु इसके अंदर मूल भाव सेवा का है, स्वयंसेवक का है, स्वयं समाज की सेवा करने के लिए आगे आने का भाव है। अगर वो भाव को ही हम मार देते हैं किसी जजमेंट से तो ये संगठन मृतप्राय हो जाएगा। ये भी एक सीधी सादी नौकरी नुमा काम हो जाएगा। ये जो संगठन है समाज के एक वर्ग को समाज की सुरक्षा और सेवा के साथ जोड़ने का काम और ये भावना को जागरूक करना ये हम सब की जिम्मेदारी है। और विकसित भारत के निर्माण का जो संकल्प श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने लिया है वो संकल्प तभी हम जीवित कर सकते हैं कि सेवा और सुरक्षा ये दोनों आयामों को सिविल डिफेंस और होमगार्ड के माध्यम से हम चरितार्थ करें। आज 2 दिन तक आप लोगों का सम्मेलन चलने वाला है। इसमें 5 सत्र आयोजित किए हैं। इसमें होमगार्ड और सिविल डिफेंस के सुदृढ़ीकरण, क्षमता निर्माण और आपदा प्रबंधन के अनेक बिंदुओं को जोड़कर आज 2 दिन में यहाँ पर चर्चा होने वाले हैं। ये राज्यों के बीच में संवाद का एक माध्यम भी बनेगा। राज्यों की गुड प्रैक्टिसेस को और कठिनाइयों का एक्सचेंज का भी यहाँ पर काम होगा और इसके माध्यम से कठिनाइयां हल करने का एक हौसला बढ़ेगा और गुड प्रैक्टिसेस को अपने राज्य में रिपीट करने के लिए बड़ी सरलता हो जाएगी। ये चर्चा मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि सुफल देने वाली होगी, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। 1962 से, वैसे तो आज़ादी के पहले से ये होमगार्ड और सिविल डिफेंस चल रहे होंगे, परंतु 1962 से होमगार्ड और सिविल डिफेंस को महत्वपूर्ण भूमिका देने का काम हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किया और 62 में ही सिविल डिफेंस महानिदेशालय स्थापित हुआ और 68 में सिविल डिफेंस एक्ट भी पारित हुआ। 65 और 71 के युद्ध में भी सिविल डिफेंस और होमगार्ड के स्वयंसेवकों का अमूल्य योगदान रहा। 65 के भारत पाक युद्ध के दौरान होमगार्ड और सिविल डिफेंस के संगठनों ने सशस्त्र बलों और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा, नागरिकों का सामान्य प्रशिक्षण और उनको सुरक्षित जगह पर स्थानांतरित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अपनाई। अनेक हमलों के अंदर, चाहे कच्छ के एयरपोर्ट पर का हमला हो, पठानकोट, हलवारा
अन्य सैनिक स्टेशनों पर कमांडो उतरे हों, अनेक महत्वपूर्ण हमलों में सिविल डिफेंस और होमगार्ड ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भूज की पट्टी की बमबारी, जिस पर एक फिल्म भी बनी है, मुझे थोड़ी कसक है कि वो फिल्म में होमगार्ड और सिविल डिफेंस की भूमिका को नहीं बताया गया। एक्चुअल में, वास्तविकता में भूज की बहनों का ट्रेनिंग का काम होमगार्ड और सिविल डिफेंस के लोगों ने किया था और उनको प्रेरणा देने का काम भी होमगार्ड और सिविल डिफेंस ने। खैर, अब एक समय आया है, हमने नए सिरे से आगे बढ़ना है और हमारे कार्य को फिर से एक बार पीछे न देखते हुए आगे की जरूरियातों के हिसाब से फिर से प्लानिंग करना है। मैं आज देश के गृह मंत्री के नाते देश भर के सिविल डिफेंस और होमगार्ड के प्रमुखों को और प्रतिनिधियों को कहकर जाता हूं कि अगले 4 माह के अंदर ही आपके चार्टर के अंदर समयानुकूल परिवर्तन कर ढेर सारी नई बातें जोड़कर इसको हम रिलेवेंट भी बनाएंगे और इसको उपयोगी बनाने का भी प्रयास करेंगे और एक नई चेतना, नई जान एक आंदोलन के अंदर करने का हम काम करेंगे। वैसे तो चार्टर बड़ा स्पष्ट है। युद्ध की आपात स्थितियों में लोगों को तैयार करना, नागरिकों की रक्षा करना, युद्ध के प्रभाव से बचने के लिए लोगों को प्रशिक्षित करना, अहिंसक नागरिक प्रतिरोध की मानसिकता बनाना, समुदायों को संगठित करना और युद्ध में क्षतिग्रस्त हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को रिपेयरिंग में सहायता करना और मनोबल बढ़ाने का काम करना। परंतु कोई भी संगठन अगर उसके चार्टर में 50 साल तक बदलाव नहीं होता है तो संगठन भी कालबाह्य हो जाता है और चार्टर भी कालबाह्य हो जाता है। मैं समझता हूं 50 साल के अंदर देश के अंदर आमूलचूल परिवर्तन आया। तकनीक के कारण रिक्वायरमेंट भी बदल गई है और अब देश बहुत आगे निकल। अब शायद युद्ध न हो मगर हम डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ जुड़ सकते हैं क्या? अब शायद युद्ध न हो परंतु हम ट्रैफिक के साथ जुड़ सकते हैं क्या? इस प्रकार की अनेक विध प्रयोग हुए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के काम में, आपदा के समय में आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, परंतु इसके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था, इसके लिए सामूहिक मानसिकता की व्यवस्था और इसके लिए जो डिजास्टर मैनेजमेंट का सामने का चार्टर बना है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की ऑफिस में, इसमें आपकी भूमिका की जगह ये तय नहीं होती तब तक हम ये काम नहीं कर सकते। मित्रों, कई सारे काम मैंने सोचे हैं जो करना चाहिए। अभी तो हमने एक शुरुआत की है कि बजट के अंदर एक अच्छा प्रोविजन इस बार किया है और इसको हम आगे भी ले जाएंगे। सबसे पहले मैं एक अभिनंदन पूरे देश भर के होमगार्ड और सिविल डिफेंस के सभी स्वयंसेवकों का करना चाहूंगा। बाद में नई जिम्मेदारी क्या आ सकती है इसको मैं खुला विचार कर छोड़ रहा हूं। बाद में सभी प्रमुखों से चर्चा कर गृह सचिव के स्तर पर, मेरे स्तर पर विचार कर इसको हम फाइनलाइज करेंगे। परंतु कोविड में जिस तरह से होमगार्ड के जवानों ने और सिविल डिफेंस के जवानों ने भूमिका निभाई और लोगों की सेवा करने का जो जज्बा पूरी दुनिया को दिखाया, इसके लिए आप लोगों को लाख लाख अभिनंदन। मैंने 5 दिन पहले सरसरी तौर पर कितने लोग कोविड से ग्रस्त होकर मृत्यु की शरण में गए वो भी निकाला। आंकड़ा शायद ज्यादा हो सकता है मगर मेरे पास 27 लोगों का तो सूची बना है कि 27 होमगार्ड और सिविल डिफेंस के हमारे वॉलेंटियर्स कोविड में किसी की सेवा करते करते खुद कोविड ग्रस्त होकर आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमने निभाई है और इसलिए मैं आप सबको बहुत हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, एक रोड मैप अभी ये कच्चा है
मैं सुझावों के लिए आज आप सबके सामने और सारे अध्यक्ष जो बैठे हैं देश भर के सिविल डिफेंस और होमगार्ड के, इनके लिए छोड़कर जाता हूं। एक तो आपातकालीन सेवाओं में योगदान आप करते ही हैं, मगर इसकी ट्रेनिंग व्यवस्थित होनी चाहिए और इसके चार्टर में आपकी जगह भी होनी चाहिए। यातायात प्रबंधन की इंस्टीट्यूशनलाइज व्यवस्था, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए एक इंस्टीट्यूशनलाइज संस्थागत व्यवस्था करने की जरूरत है। सामाजिक जागरूकता के कई सारे कार्यक्रम जो हमारे चार्टर में नहीं है उसको हमने लेना चाहिए, जैसे नशा मुक्त भारत, स्वच्छ भारत अभियान, वृक्षारोपण अभियान, जल संरक्षण और सामाजिक जागरूकता, बुराइयों के खिलाफ जागरूकता। ये सारी चीजें एक बार समाहित होकर हमारे चार्टर में आनी चाहिए। महिला सुरक्षा के लिए महिला समूहों में जागरूकता फैलाना, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ जुड़ना, जैसे टीकाकरण, टीबी मुक्त भारत, कुपोषण के खिलाफ हमारी जंग और हर बच्चे को पोषण युक्त करने का अभियान, इसमें हमने जुड़ना चाहिए। साइबर सुरक्षा के लिए और डिजिटल धोखाधड़ी के लिए जागरूकता पैदा करना, पर्यावरण के संरक्षण में स्वच्छ भारत अभियान और प्लास्टिक मुक्त भारत और वृक्षारोपण, ये तीनों अभियानों में हमारी एक रचनात्मक भूमिका होनी चाहिए। कानून और व्यवस्था में सहायता, इसके लिए कई कई जिलों में जहाँ एसपी उत्साही होते हैं वो करते हैं, नहीं होते वहाँ नहीं होते हैं, क्योंकि इसकी कोई स्पेसिफिक व्यवस्था और जिम्मेदारी तय नहीं की है। स्थानीय कानून और व्यवस्था में सहायता का एक रोड मैप बनना चाहिए और इसका जगह कानून और व्यवस्था संभालने वालों की डिजाइन में भी होना चाहिए और आपकी ट्रेनिंग में भी होना चाहिए। शिक्षा में सहयोग, ड्रॉप आउट रेशियो कम करना, 100% एनरोलमेंट करना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, ये तीनों चीजों को भी हमने इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। और रोजगार और आत्मनिर्भरता के लिए भी सरकार के कई सारे कार्यक्रम हैं, उसके साथ हमने जोड़ना पड़ेगा। अभी भी कई सारी चीजें जोड़ी जा सकती हैं। 50 साल हो गए, अगर हम हमारी भूमिका को बदलेंगे नहीं तो सारे संगठन, दोनों संगठन धीरे धीरे इरिलेवेंट हो जाएंगे, कालबाह्य हो जाएंगे। मेरा मत है कि आज देश की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर ये दोनों संगठनों को ज्यादा रिलेवेंट बनाने के लिए इसकी भूमिका में नए सिरे से सोचने की जरूरत है। मैं तो चाहूंगा कि यहाँ जो प्रमुख सारे जो आए हैं वो भी एक आध दिन ज्यादा रुक जाए, अगर विवेक भाई आग्रह से उनको कहें, और यहाँ पर रुक कर इस पर जरूर सोचना चाहिए। कुछ लोगों के चेहरे पर हंसी आ रही है। मुझे मालूम है मित्रों कि पुलिस में पोस्टिंग को अच्छा नहीं माना जाता है, थोड़ा पनिशमेंट पोस्टिंग का भी भाव रहता है, परंतु ये हमारा दायित्व है। इतने सारे लोगों को, हजारों लोगों को, लाखों लोगों को हम सेवा के संस्कार के साथ अगर जोड़ सकते हैं तो इससे बड़ा कोई काम है ही नहीं। आपका पोस्टिंग हो गया, ये समय आपको पूरा करना ही है। जब नहीं रहेंगे तब चले जाएंगे, मगर जब तक है तब तक अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। और मैं मानता हूं आप सभी का भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। एक अच्छा नया चार्टर क्या हो सकता है, इसके लिए आपके अच्छे और प्रैक्टिकल सुझाव विवेक श्रीवास्तव जी को दीजिए, वो गृह सचिव जी को देंगे, और 4 महीने के अंदर ही आप सबसे चर्चा कर मैं एक मीटिंग भी बुलाऊंगा बाद में दिल्ली में। इसको पूरी जान भरने की जरूरत में महसूस कर रहा हूं। ट्रेनिंग और नया ब्लड आए, इस पर भी हमने कई आयामों पर, कई बिंदुओं पर सोचना पड़ेगा। ट्रेनिंग ढंग की हो और नए लोग, नए युवा कैसे जुड़े, और दुर्भाग्य से इसको इनकम के साथ जोड़ दिया गया। वही लोग आते हैं जो समाज के स्वयं आगे आते हैं। हमने प्रयास कर जैसे एनसीसी, एनएसएस में समाज के सभी वर्ग के लोग होते हैं, इसी तरह से होमगार्ड और सिविल डिफेंस में भी
पूरे समाज का प्रतिनिधित्व हो और ये सेवा का एक माध्यम बने, देश के विकास का एक माध्यम बने और देश की सुरक्षा का तो बने ही बने। और मेरा पूरा भरोसा है कि ये हमें करना चाहिए। ये समय अब आ गया है। 2047 में मोदी जी ने हम सबके सामने जो विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, वो विकसित भारत का लक्ष्य, उसमें एक भी कड़ी ऐसी नहीं चाहिए जो निर्बल हो। हर कड़ी को हमने मजबूत करना पड़ेगा, हर कड़ी को चौक चौबंद करना पड़ेगा। और मुझे भरोसा है कि एक बार 20 साल के बाद एकत्रित हुए हैं, वो एक शुभ लक्षण है। आगे पर भी अच्छा ही होगा, आप लोगों के सुझाव मिलेंगे। मैं इतना भरोसा आपको दिला कर जाना चाहता हूं कि ये पूरी दोनों व्यवस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन आने ही वाला है, आएगा ही। मेरी विनती है कि आपके सुझाव, आपके सक्रिय योगदान से वो परिवर्तन आए, तो यश के आप भी भागीदार होंगे। और जो जवान पीछे बैठे हैं, वो सभी के सेवा के जज्बे को एक बार मैं फिर से प्रणाम करता हूं। कोरोना में आपकी सेवा पूरे देश ने बहुत चर्चा नहीं प्राप्त की, उसमें मगर आपका दोष नहीं है, आपने तो काम अच्छा ही किया। आज मैंने कहा है, आगे पर भी इसको आगे बढ़ाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गृह रक्षक અને નાગરિક સુરક્ષા પ્રમુખોના 14મા અખિલ ભારતીય સંમેલનમાં આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબ, મારા સાથી મંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી, કેન્દ્રીય ગૃહ સચિવ શ્રી ગોવિંદ મોહનજી, અધિક મુખ્ય સચિવ શ્રી M.K. દાસ, महानिर्देशक श्री विवेक श्रीवास्तव, श्री मनोज अग्रवाल, उपस्थित सौ अधिकारीगण, चूंटायेला सौ जनप्रतिनिधि, सौ कर्मचारी भाईओ बहनों, प्रेस मीडिया मित्रों, आप सौ ने मारा नमस्कार। विश्व नेता અને દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં ભારતની વિકાસ યાત્રામાં દેશની આંતરિક સુરક્ષા અને નાગરિક સલામતીનો ખૂબ મોટો ફાળો છે। આપણા કર્મઠ ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહના અથાગ પરિશ્રમથી આ શક્ય બન્યું છે। આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને દેશના ગૃહ અને પ્રથમ સહકારિતા મંત્રી શ્રી અમિતભાઈની જોડીએ દેશમાં સુદૃઢ કાયદો વ્યવસ્થા સુનિશ્ચિત કરી છે। ગુજરાતને સતત 23 વર્ષથી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વ અને માર્ગદર્શનનો લાભ મળ્યો છે। આ 23 વર્ષમાં ગુજરાત શાંત, સલામત અને સુરક્ષિત રાજ્ય તરીકે ખ્યાતિ પામ્યું છે। તેમાં પોલીસ દળ સાથે હોમગાર્ડ્સનો પણ મહત્વનો ફાળો રહ્યો છે। ગુજરાત દેશનું ગ્રોથ એન્જિન બન્યું છે। વિદેશી મૂડીરોકાણ આવી રહ્યું છે, વિદેશી કંપનીઓ આવી રહી છે। તેનું મુખ્ય કારણ છે गुजरात सेफ, सिक्योर्ड एंड पीसफुल स्टेट है। पोलीस दळनी साथोसाथ खभे खभा मिलावीने राज्यनी आंतरिक सुरक्षा जाळववा तथा आफतना समयमां राज्यनुं होमगार्ड दळ खड़े पगे नागरिकोनी रक्षा करवानुं दायित्व संभाळे छे। आपणे त्यां વધતા શહેરીકરણની સાથે ટ્રાફિકની સમસ્યા પણ વધી રહી છે। ટ્રાફિક સંચાલન માટે હોમગાર્ડ દળ અને તેના જવાનો ખૂબ મહત્વની કામગીરી નિભાવી રહ્યા છે। ચૂંટણી હોય, મેળાઓ હોય કે ઉત્સવના દિવસોમાં મોબ મેનેજમેન્ટ અને કાયદો વ્યવસ્થા જાળવવામાં હોમગાર્ડ જવાનોની સેવા ખૂબ ઉપયોગી થઈ રહે છે। તે આપણે સૌએ જોયું છે। ગુજરાત પાકિસ્તાન સાથે આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદથી જોડાયેલું છે। સરહદની સુરક્ષા કરતી BSFના સહયોગ માટે બોર્ડર વિંગ હોમગાર્ડ કચ્છ અને બનાસકાંઠામાં કાર્યરત છે। હોમગાર્ડ સ્થાનિક તંત્રની એક મહત્વની સપોર્ટિંગ સિસ્ટમ સાથે સાથે દેશની આંતરિક સુરક્ષા માટે પણ મહત્વના દળ તરીકે ઉભરી આવ્યું છે। હોમગાર્ડની જેમ જ નાગરિક સંરક્ષણ સિવિલ ડિફેન્સની શરૂઆત આફતના સમયે લોકોના જાનમાલના રક્ષણ સાથે આપતા બાદ જાહેર જીવનને સામાન્ય બનાવવામાં ઉદ્દેશ સાથે થયેલી છે।
કોરોના સમયમાં સિવિલ ડિફેન્સ અને હોમગાર્ડ્સની કામગીરીના કારણે નાગરિકોને સ્વાસ્થ્ય અને આનુષંગિક સેવાઓ પૂરી પાડવામાં મોટી મદદ મળી હતી. થોડા સમય અગાઉ આવેલા બિપરજોય વાવાઝોડાના સમયે આફત પહેલા નાગરિકોને સલામત સ્થળે ખસેડવા અને વાવાઝોડા બાદ જનજીવન પૂર્વવત કરવામાં સિવિલ ડિફેન્સના કાર્યકરો તંત્રની સાથે ખડે પગે ઊભા હતા અને નાગરિક ધર્મ સાથે આપતા પ્રબંધનનું ઉત્તમ ઉદાહરણ બન્યા છે. રાજ્યમાં 70,000થી વધુ સ્વયંસેવકો નાગરિક સંરક્ષણ દળમાં અને 45,000થી વધુ હોમગાર્ડમાં માનવ સેવા આપે છે. રાજ્ય સરકાર હોમગાર્ડ અને સિવિલ ડિફેન્સમાં કાર્યરત જવાનોના ઉત્કર્ષ માટે સદાય કટિબદ્ધ છે. આદરણીય શ્રી અમિતભાઈ શાહના સહયોગના પરિણામે ગૃહ મંત્રાલય 150 કરોડ રૂપિયાની રાજ્યમાં નાગરિક સુરક્ષા અને હોમગાર્ડ્સના પ્રશિક્ષણ અને સજ્જતા માટે ફાળવ્યા છે. તે બદલ હું એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. હોમગાર્ડ અને સિવિલ ડિફેન્સના જવાનો સીધા જ સમાજ જીવન સાથે જોડાયેલા છે. રાજ્યમાં 12,000થી વધુ હોમગાર્ડ જવાનો CPRની તાલીમ આપીને આપાતકાળમાં માનવ જીવન બચાવવામાં સજ્જ કરવામાં પણ આવ્યા છે. આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ સ્વચ્છતા અભિયાન દ્વારા દેશમાં સ્વચ્છતાની જ્યોતિ જગાડી છે. નાગરિકોમાં સ્વચ્છતા માટે જાગૃતિ આવે તે માટે સિવિલ ડિફેન્સ અને હોમગાર્ડ્સ દ્વારા જનજાગૃતિ હાથ ધરવામાં આવે તો તેની સમાજમાં ઊંડી અસર થઈ શકે છે તેમ હું સમજુ છું. આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈનું 2047માં વિકસિત ભારતના નિર્માણનો સંકલ્પ છે. એ સંકલ્પ સાકાર કરવા રાષ્ટ્ર પ્રથમના ભાવ સાથે હોમગાર્ડ્સ અને સિવિલ ડિફેન્સના આપ સૌ સેવા કર્મીઓ સદાય કાર્યરત રહેશો એ અપેક્ષા સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત.